Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. I am Shaili Gurwani, your chemistry mentor, and today we will discuss second class of mole concept. So students, in this class we will discuss laws of chemical combinations. Means जब भी कोई chemical reaction होती है, जब chemicals आपस में combine होते हैं तो कौन कौन से laws उस पे applicable होते हैं. So first law is law of conservation of mass. Mass जो है that is conserve रहना चाहिए. So this law was given by law of conservation of mass given by Lavoisier. Given by Lavoisier, father of chemistry is Lavoisier. So student law क्या है? तो law of conservation of mass यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो मास कंजर्व रहता है, यानी मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मतलब जितना रिएक्टेंट लोगे उतना का उतना प्रोडक्ट बनेगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हाट दिस लॉ सेज? सो दिस लॉ सेज मास नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. मीन्स कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना मास क्या रहेगा? प्रोडक्ट का. यानी मास क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए. सो वी कैन ऑल्सो से इन अ केमिकल रिएक्शन और इन अ केमिकल चेंज mass of reactant will be equal to mass of product. यानी कोई भी रिएक्शन होगी तो जितना मास रिएक्टेंट का है उतना मास क्या है? प्रोडक्ट का है. अब जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो हो सकता है 0.01 0.02 का एरर आ जाए, तो दैट इज अ प्रैक्टिकल एरर, उसमें आपको टेंशन नहीं करना है. क्लियर? सो इन अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, और आप ऐसे भी कह सकते हैं मास, और मास की जगह आप मैटर भी लिख सकते हैं बच्चों. मैटर नीदर बी क्रिएटेड, क्योंकि मास किसका होगा? मैटर का ही तो होगा. सो मैटर नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो एक सिंपल रिएक्शन हम करा रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एक बैलेंस्ड रिएक्शन. हाइड्रोजन की रिएक्शन मैंने कराई ऑक्सीजन से एंड प्रोडक्ट इज वाटर. बैलेंस्ड इक्वेशन है. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन का मास, एक एटम का मास तो 1U होता है, यूनिफाइड मास. ठीक है, तो H2 है तो 2 into H का मास 1 है, 2 का कितना हो जाएगा? 2. नाउ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16. मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16U. सो वी हैव O2, सो 2 into 60. नाउ वाटर, सो 2 into, अब हाइड्रोजन का मास कितना है? 1. 2 हाइड्रोजन है तो मास कितना हो गया? 2 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 16. Now solve this problem. So this is 4, this is 32, and this is 16 plus 2, 18. 18 2s are 36. Now you can see students, mass of reactant should be equals to mass of product. तो मिल गया आपको 32 plus 4 यानी कि 36. Means mass of reactant equal to क्या है? So mass of reactant is equal to mass of product. Means this data follows law of conservation of mass. So let's have one problem based on this law. So our question is 4.90 grams KClO3. तो बच्चों KClO3 लिया है आपके पास 4.90 ग्राम. When heated produce 1.92 grams oxygen. तो ऑक्सीजन हो गया 1.92 grams and
weight of residue KCl is 2.96 gram. Show that these data follow law of conservation of mass. So बच्चों सॉल्व कैसे करेंगे? देखो KClO3 को हीट करना है, बना क्या? तो एक तो बना है ऑक्सीजन और दूसरा बना है KCl। तो पहले हम एक इक्वेशन प्रिपेयर कर लेते। नाउ व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? तो स्टूडेंट्स KClO3 को मुझे हीट करना है एंड प्रोडक्ट इज KCl प्लस ऑक्सीजन। क्लियर? अब इक्वेशन को बैलेंस कर लेते। देखो ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ 3 कर देते, यहाँ 2 कर देते हैं एंड दिस इज अगेन 2। सो दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। सो नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ मैं इसको। सो हमारे पास जो इक्वेशन थी दैट इज ट्वाइस KClO3। When we heated KClO3 it gives twice KCl plus 3O2. Clear? Now what is the mass of reactant? So mass of KClO3 कितना है? 4.90. So mass of KClO3 is given data के अकॉर्डिंग चले। So given KClO3 is 4.90 grams. Now what is the mass of KCl? So KCl का मास कितना है? वेट ऑफ रेजिड्यू KCl 2.96 और ऑक्सीजन का मास कितना है? 1.92. सो 2.96 एंड 1.92. सो KCl तो है 2.96 ग्राम एंड ऑक्सीजन है 1.92 ग्राम। सो अकॉर्डिंग टू, अगर हम रूल चले, है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं बच्चों, तो ये तो है 4.90 ग्राम्स। नाउ यहां देख लो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू, क्या होना चाहिए? तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। So it should be mass of product. So reactant mass तो है 4.90, mass of product आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो 2.96 एंड 1.92, 6 + 2 कितना हो गया? 8, 9, 9 अगेन 8, देन 2, 3 एंड 4। तो 4.90 और 4.80 ग्राम्स, 0.02, दैट इज प्रैक्टिकल एरर। तो हम कहेंगे अप्रोक्सीमेटली सेम है, मतलब कि ये डेटा जो है, दीज डेटा प्रूव, ये डेटा क्या कर रहा है? प्रूव कर रहा है कि भाई दोनों का मास क्या है? सेम आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है। मींस दीज डेटा प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये डेटा क्या कर रहा है? प्रूव कर रहा है। सो मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? 1.7 ग्राम तो है AgNO3 in 100 ग्राम वाटर when mixed with 0.585 ग्राम NaCl in 100 ग्राम वाटर gives 1.435 grams AgCl and 0.85 gram NaNO3. Clear? Justify that these data follow law of conservation of mass. तो सेकेंड क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो कौन रिएक्ट कर रहा है? तो AgNO3। अब 100 ग्राम वाटर मतलब मैं लिख दूं एक्वस, क्योंकि पानी के अंदर रिएक्शन हो रही है, दैट इज एक्वस। सो इक्वेशन बना लेते हैं, AgNO3। क्लियर? AgNO3 हो गया एक्वस और किससे रिएक्ट कर रहा है? मिक्स्ड विद 0.585 ग्राम NaCl। NaCl भी 100 ग्राम वाटर में है, तो ठीक है, ये भी क्या हो गया? एक्वस, क्योंकि सॉलिड रिएक्ट कैसे करेगा? सॉल्यूशन तो बनाना पड़ेगा। ओके, सो प्रोडक्ट में मुझे मिल रहा है एक तो AgCl और एक NaNO3। तो ठीक है बच्चों, AgCl प्लस NaNO3
नाउ स्टूडेंट AgCl जो है दैट इज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट यानी जो पानी में सॉल्युबल नहीं है ना, इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो वो सेटल डाउन हो जाता है, तो AgCl हो गया। और NaNO3 जो है वो एक्वस है, वाटर के अंदर ही। तो मुझे वाटर का मास लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम, तो वाटर तो कहीं गया नहीं है, कुछ तो हमने हीट भी नहीं किया है ना, तो वाटर तो एज इट इज ही है। क्लियर? अब मुझे सिर्फ इनका मास देखना है बच्चों, तो AgNO3 का मास कितना है 1.7 ग्राम, NaCl का मास कितना है 0.585 ग्राम। अब प्रोडक्ट में मास देख लो, AgCl कितना है 1.435 ग्राम और NaNO3 का मास कितना है 0.85 ग्राम। क्लियर? तो अब मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू लॉ। अकॉर्डिंग टू लॉ हमें क्या प्रूव करना है कि भाई मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो आप तो क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, और अगर सेम आ रहा है तो लॉ प्रूफ हो रहा है, और सेम नहीं आ रहा है तो हम चेक कर लेते। सो 1.7 और 0.585, 1.7 और 0.585, तो ये हो जाएगा 2.285 ग्राम। और यहां भी चेक कर लो 1.435 और ये तो कितना हो गया, ये भी मेरे हिसाब से आ जाएगा आपका 2.43, राइट, ये भी हो जाएगा बच्चों 2.285 ग्राम। एक बार आप चेक कर लेना। सो बोथ डेटा क्या है इक्वल, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये डेटा भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। किसे फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ क्या है, जितना रिएक्टेंट लोगे उतना प्रोडक्ट बनेगा, मैटर नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर आपने 10 ग्राम लिया है तो आंसर भी 10 ग्राम होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सो हमें क्या लिखना है यहाँ पे लास्ट में, हमें आपको लिखना है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, हेंस these data follow law of conservation of mass। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये डेटा फॉलो करते हैं। So students, next law is law of constant or definite proportion. Now what is law of constant or definite proportion? So first, this law was given by Proust. Law of constant composition या definite proportion given by Proust. अब law क्या है बच्चों, तो law में एक बार लिख देती हूं, a chemical compound always contains same elements combined together in a fixed ratio। कंपाउंड में एलिमेंट सेम होंगे, कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। रेशियो बाय मास फिक्स है, वेदर इट इज ऑब्टेन्ड बाय एनी मैथड, किसी भी मैथड से कंपाउंड को बनाओ, ऑब्टेन्ड बाय एनी मैथड और एनी सोर्स, any method or any source। Now what is the meaning of this all, है ना, ये सब क्या लिखा है। तो देखो, मान लो कि भाई मैंने आपसे कहा कि CO2 चाहिए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स क्या है, तो आप कहोगे भाई कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो आप क्या कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड बना लो, C+O2, कार्बन को बर्न कर लो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में,
you will find CO2 गैस। फिर आप देखा नहीं ऐसे नहीं बनाना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड से बना लो। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस बर्न कर दो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यू विल फाइंड अगेन CO2। ठीक है, नहीं तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर लो, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ट्वाइस HCl, यू विल अगेन फाइंड कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बन जाएगा CaCl2 प्लस वाटर प्लस CO2। भाई CO2 बनाना 3 तरीके हैं, चाहे कार्बन को बर्न करो CO2 बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 बन जाएगा, या ऐसे बना लो प्रैक्टिकली केमिकल रिएक्शन से तब भी CO2 बन जाएगा। और इतना सब नहीं करना है तो एटमॉस्फेरिक CO2 भी तो कलेक्ट हो सकती है। सो एटमॉस्फेरिक CO2, तो आपको क्या करना है CO2 लाना है, वेदर एनी मैथड और एनी सोर्स, है ना। कोई मैथड से बना दो, कोई सोर्स लिया CO2 को, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो पहली लाइन क्या थी, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स। तो भाई केमिकल कंपाउंड यानी CO2 है तो CO2 ही तो रहेगा, एलिमेंट्स तो C और O ही रहेगा। कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ठीक है, तो आगे चले कि फिक्स्ड रेशियो बाय मास, तो देखो CO2 में हमारे पास क्या है, सेम एलिमेंट्स है, और केमिकल कंपाउंड क्या हो गया CO2। A chemical compound have same elements, तो CO2 में सेम एलिमेंट कौन है C और O, कंबाइन टुगेदर कंबाइन है। फिक्स्ड रेशियो बाय मास, तो चेक कर लेते हैं। देखो तो कार्बन का मास आपको पता है 12 और ऑक्सीजन का मास कितना है 16U। तो कार्बन का मास मैंने लिख दिया 12 और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, लेकिन तुम्हारे पास तो CO2 है, एक ऑक्सीजन का 16, O2 का कितना हो गया 32, क्योंकि CO2 O का 16 है ना बच्चों, तो O2 का 32 हो गया, तो 12:32। अब 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 3 12 एंड 4 8 32। तो अब देखो तुम इस मेथड से CO2 लाओ, सेकेंड मेथड से CO2 लाओ, थर्ड मेथड से CO2 लाओ, चाहे कोई मेथड ही नहीं हो, तुम्हारे पास कोई सोर्स हो CO2 का, है ना, तो CO2 में एलिमेंट हमेशा क्या रहेंगे C और O, और उनका रेशियो बाय मास जो है दैट इज ऑलवेज सेम 3:8। तो लॉ समझ में आ गया, एक केमिकल कंपाउंड को किसी भी मेथड से बनाओ, किसी भी सोर्स से लेके आओ, उसमें एलिमेंट सेम होंगे और उनका रेशियो बाय मास, मतलब उनका मास ले लो और उनका रेशियो ले लो कॉम्बिनेशन का, वो रेशियो हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा। So this is the law of constant or definite proportion given by Proust। अब बच्चों ये एप्लीकेबल कब नहीं होगा, so this is not applicable in case of isotopes। आइसोटोप पे अप्लाई नहीं होगा। अब बच्चों आइसोटोप क्या, तो वैसे तो हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। आइसोटोप मतलब एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, यानी एक बार तो मैंने CO2 बनाया तो मैंने उसमें कार्बन 12 ले लिया, लेकिन जब सेकेंड टाइम मैंने CO2 बनाया तो मैंने कार्बन 12 लिया ही नहीं, मैंने कार्बन का आइसोटोप ले लिया कार्बन 14। तो देखो 12:32 करूंगी और फिर मैं 14:32 करूंगी तो कैसे बैठेगा, तो कार्बन है मतलब 12 ही लेना है, फिर उसका आइसोटोप तुम्हें नहीं लेना है। और इन केस ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, अब इसको पढ़ने के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए बच्चों। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड जो कि एक फिक्स्ड रेशियो में नहीं होते हैं, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो दो चीजों पे ये दो केसेस में लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन अप्लाई नहीं होता है, अदरवाइज इट इज अप्लाइड इन ऑल केसेस। क्लियर। तो मैंने आपसे कहा कि बच्चों CO2 बनाना है तो किसी भी केस में CO2 बना दो, तो रेशियो बाय मास क्या रहेगा फिक्स्ड रहेगा। अब मैं आपको कहूंगी भाई वाटर चाहिए, अब वाटर चाहे रिवर का हो, चाहे वेल का हो, चाहे सी का हो, सिर्फ वाटर, इंप्योरिटी की बात नहीं कर रही हूं। तो वाटर यानी फॉर्मूला क्या हो गया वाटर का H2O। तो H और O का रेशियो देख लो, तो H तो है 2 और O कितना है 16, सो रेशियो बाय मास कितना है 1:8। तो रेशियो बाय मास क्या है ऑलवेज कांस्टेंट। Clear? So this is law of constant or definite proportion. So let's have some problems on this law. So बच्चों पहला क्वेश्चन है 6.5
6.488 ग्राम, 6.488 ग्राम है पीबी, कंबाइंस विद 1.002 ग्राम्स ऑफ O2, ठीक है, ऑक्सीजन है 1.002 ग्राम्स टू गिव PbO2. PbO2 कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग PbNO3 whole 2. लेड नाइट्रेट को हीट करके भी बना सकते हो. एंड इट वॉज फाउंड दैट percentage of oxygen in is 13.38%. So prove that these data follow law of constant composition. तो बच्चों आपने क्या किया है, PbO2 बनाया है. पहले कैसे बनाया है, तो ये कह रहा है Pb को हीट कर दो O2 के साथ. So Pb plus O2 gives PbO2. क्लियर. डेटा तो मैं दिया हुआ इतना ग्राम Pb है, इतना ग्राम O2 है, और PbO2 कितना बनेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रखा है. ठीक है. फिर ये कह रहा है कि PbO2 हम किसी और तरीके से भी बना सकते हैं, लाइक लेड नाइट्रेट को हीट कर दो तब भी बना सकते हो. अब जब ऐसे बनाया तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 13.3. ठीक है. तो हमें क्या करना है, जो हमारा पहला डेटा है उससे भी हम PbO2 बना लेंगे और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल देंगे. तो दोनों केसेस में अगर परसेंटेज सेम है तो ये डेटा फॉलो करेगा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. सो एक बार हम चेक कर लेते हैं. सो बच्चों इक्वेशन क्या बनेगी, Pb प्लस O2 गिव्स PbO2. क्लियर. अब Pb कितना लिया है, तो Pb आपके पास है 6.488. तो पहले इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई कर लेते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहेगा, इन दोनों का सम इक्वल्स टू PbO2 होना चाहिए. सो Pb तो है बच्चों 6.488 और O2 कितना है 1.002. तो 488 और सो बच्चों PbO2 बन गया 7.490 ग्राम्स. अब हमें क्या करना है, सेकंड जो इसका केस है जो इसने बनाया है उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज दे रखा है. तो जिस मेथड से हमने बनाया है उसमें भी ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लेते. सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड करोगी, तो मास ऑफ O2 अपॉन मास ऑफ PbO2 इनटू 100. सो परसेंटेज ऑफ O2 फाइंड कर लेते हैं हम, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड करेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन किसमें फाइंड करना है, PbO2. ठीक है. सो मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मास ऑफ PbO2 इनटू हो जाएगा 100. तो ऑक्सीजन का मास अपॉन PbO2 का मास इनटू 100. नाउ व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन, तो बच्चों देखो ऑक्सीजन का मास कितना है 1.002. सो मास ऑफ ऑक्सीजन है 1.002. मास ऑफ PbO2 कितना है, तो मास ऑफ PbO2 है 7.490. सो 7.490 मल्टीप्लाई विद 100. अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर वही मिलेगा बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 13.38%. सो हमने जिस मेथड से बनाया उस PbO2 में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है 13.3, और किसी और मेथड से जब आपने PbO2 बनाया तब भी ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है 13.38. तो अब हमें क्या कहना चाहिए कि भाई दोनों डेटा है ना, इन बोथ मैथड्स परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज सेम. दोनों मेथड में क्या है, ऑक्सीजन का परसेंटेज सेम है. Hence these data follow कौन सा रूल है बच्चों, सो रूल है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. सो these data follow लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, क्योंकि दोनों बार ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है वो आपको सेम मिला है ना. चाहे आपने कोई मेथड से बनाया हो, चाहे सामने वाले ने कोई मेथड से बनाया हो, उससे कोई मतलब नहीं है. डेटा के अकॉर्डिंग दोनों में परसेंटेज फाइंड कर लो. इफ यू फाइंड सेम परसेंटेज इन ऑल केसेस मींस
इट फॉलोज डेफिनिट प्रपोर्शन, क्योंकि रूल क्या था, कोई भी सोर्स हो, कोई भी मेथड हो, एलिमेंट का जो रेशियो बाय मास है दैट शुड बी सेम। तो रेशियो कह दो चाहे परसेंटेज कह दो, वो आपका सेम होना चाहिए। So students, moving to next problem, the mass होना चाहिए बच्चों, the mass of copper oxide obtained by heating 2.16 ग्राम मेटालिक कॉपर। तो 2.16 ग्राम कॉपर है आपके पास, 2.16 ग्राम मेटालिक कॉपर विद नाइट्रिक एसिड एंड फर्दर इग्निशन वाज 2.7 ग्राम। ठीक है, तो कॉपर 2.16 ग्राम है और जो कॉपर ऑक्साइड है वो है 2.7 ग्राम। इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन yielded 0.92 gram copper. Show that these data illustrate law of constant composition. तो बच्चों क्या करना है, दोनों अलग अलग मेथड से, कॉपर है, कॉपर का ऑक्साइड है, और तीसरा पार्ट क्या होगा, ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, या कॉपर ऑक्साइड है तो कॉपर और ऑक्सीजन आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस बना लेते, फिर सबके मासेस ले लेते, फिर चेक कर लेते रेशियो बाय मास सेम है या परसेंटेज निकाल देते, सेम है तो फॉलो करेगा और सेम नहीं है तो फॉलो नहीं करेगा। सो दो केसेस है तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूं। अब देखो, द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 2.16 ग्राम, तो कॉपर जो है दैट इज 2.16 ग्राम। अब कॉपर को हीट तो बच्चों ऑक्सीजन के साथ करोगे ना, तो बनेगा क्या, कॉपर ऑक्साइड। तो 2.16 ग्राम मेटालिक कॉपर विद नाइट्रिक एसिड एंड फर्दर इग्निशन वाज 2.7 ग्राम। तो ये 2.7 ग्राम क्या है, कॉपर का ऑक्साइड है। तो ये है 2.7 ग्राम। ठीक है, तो अगर ये 2.16 है, इसको मैं x मान लेती हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों, x कितना आएगा, तो मैं कह दूंगी x हो जाएगा 2.7 माइनस 2.16। तो 70 में से 16 कम कर दो तो आई थिंक 0.54। ठीक है, तो 70 में से 16 कम कर दिया तो 54 हो गया, यानी 0.54। नाउ सेकेंड केस, सो देखो, इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड। तो जो कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड तुम्हारा 1.15 ग्राम है। ठीक है, ऑन रिडक्शन यील्डेड 0.92 ग्राम कॉपर। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड से तुम्हें क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, इक्वेशन उल्टा है पर हमें तो डेटा चाहिए। सो 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड, ओके, कॉपर ऑक्साइड आपके पास 1.15 है। ऑन रिडक्शन यील्डेड 0.92 ग्राम कॉपर। तो कॉपर 0.92 है, ऑक्सीजन को फिर मैं x मान लेती हूँ। क्लियर, अब x फाइंड कर लो। तो 1.15 माइनस 0.92, तो 115 में से 92 माइनस कर देंगे तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 23 आई थिंक है ना। तो ये हो जाएगा 0.23 ग्राम। ठीक, तो दोनों ही केसेस में मेरे पास डेटा तो आ गया है ना। डेटा क्या है, कॉपर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, कॉपर आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अब हमने क्या कहा था, कंपाउंड तो एक ही कॉपर ऑक्साइड, उस कंपाउंड के एलिमेंट यानी कि कॉपर और ऑक्सीजन, किसी भी केस से मैंने कंपाउंड को बनाया हो, एलिमेंट का रेशियो बाय मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो, इसे मैं कर देती हूं केस 1 है ना, ये फर्स्ट केस है आपका, और यहां मैं कर देती हूं सेकेंड केस। ठीक है, अब रेशियो बाय मास फाइंड कर लेते बच्चों। सो फर्स्ट केस में क्या था, कॉपर ऑक्साइड, और सेकेंड केस में भी क्या है, कॉपर ऑक्साइड, बस डेटा जो है दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो फर्स्ट केस में कॉपर और ऑक्सीजन, सेकेंड केस में भी कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास फाइंड कर लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट केस में कॉपर तो है 2.16
और ऑक्सीजन है 0.54। फर्स्ट केस में कॉपर तो है 2.16, ऑक्सीजन है 0.54। ठीक है, सो फर्स्ट केस में कॉपर तो है 2.16, ऑक्सीजन है 0.54। सेकेंड केस में चलते हैं, तो सेकेंड केस में देखो कॉपर तो है 0.92 कॉपर और ऑक्सीजन है 0.23। क्लियर, तो 92 और 23, तो कॉपर हो गया 0.92, ऑक्सीजन है 0.23। अब बच्चों रेशियो ही तो निकालना है, तो देखो 54 का 4 टाइम्स 216 होना चाहिए। 54 फिर 108 और उसका भी डबल कितना हो गया, 216 हो गया। आई थिंक ये है 4:1। और वहां देख लो 23 का 20 40 60 80 और 12 92, तो 23 का भी 4 टाइम्स क्या है, 92 है, यानी ये भी क्या है 4:1। तो दोनों ही केसेस में कॉपर ऑक्साइड हमने अलग अलग मेथड से बनाया था, बट इन बोथ दीज केसेस द एलिमेंट्स का जो रेशियो बाय मास है दैट इज सेम। क्लियर, तो हम क्या कहेंगे, सिंस इन बोथ केसेस रेशियो बाय मास ऑफ एलिमेंट्स, चाहे आपने अलग अलग मेथड से बनाया है ना, रेशियो बाय मास of elements is same, so these data follows, किसे फॉलो करते हैं, तो रूल कौन सा है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। सो these data follows law of definite proportion। These data follow law of definite proportion या constant composition। क्लियर, तो मेथड कुछ भी हो, कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का रेशियो बाय मास जो है वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है मतलब लॉ फॉलो हो रहा है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने 2 लॉज को डिस्कस कर लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लियर, लेवोशियर फादर ऑफ केमिस्ट्री, और सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन गिवन बाय प्राउड्स। सो आई थिंक दोनों लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के इनिशियल बोथ 2 लॉज आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, लॉज समझ में आ गए, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि हाँ मैम हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, रिमेनिंग 2 लॉज, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।